Hello, friends. This is Mohit Kumar. Today we are going to continue our remaining chapter, and let's start with the topic composition of working population. The population of India, according to their economic status, is divided into three groups. देखो, हम पॉपुलेशन को जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस के बेस के ऊपर हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है मेन वर्कर्स, सेकंड है मार्जिनल वर्कर, एंड थर्ड है नॉन वर्कर्स. तो इसमें फर्स्ट जो है मेन वर्कर्स में, तो वो इसमें वो वर्कर्स आते हैं जो एटलीस्ट 183 डेज़ या 6 मंथ जो है एक साल में जिनको काम मिलता है, वो मेन वर्कर्स में आते हैं. यानी कि कम से कम 183 दिन जिनको काम मिल रहा है एक साल में, 365 दिन में 183 दिन जिसको काम मिल रहा है, वो मेन वर्कर्स है. और 183 दिन से अगर कम किसी को काम मिल रहा है तो वो मार्जिनल वर्कर्स में आ जाते हैं. तो जिसको लेस देन 6 मंथ काम मिलता है एक साल में, वो मार्जिनल वर्कर्स में आते हैं. और नॉन वर्कर्स में आते हैं जिनको जो काम नहीं करते हैं, या है ना, जो डिपेंड हैं, जो मेन और मार्जिनल वर्कर्स पे डिपेंड है, वो किस में आएंगे, हमारे नॉन वर्कर्स में आएंगे. आगे देखते हैं. इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बोथ मार्जिनल एंड मेन वर्कर्स इज़ ओनली 39.8% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. तो भारत में केवल लगभग 40% जो वर्कर्स हैं वो मेन और मार्जिनल वर्कर्स 40% ही हैं. यानी कि बाकी की जितनी जो हमारी पॉपुलेशन है 60% वो नॉन वर्कर्स हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं करती, यानी कि वो डिपेंड है. तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. आगे देखते हैं. दिस indicates an economic status in which there is a large proportion of dependent population. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है. फर्दर इंडिकेट, और ये फिर दोबारा से क्या इंडिकेट करता है, पॉसिबली एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पीपल्स. और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है हमारी वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, यानी कि जिनको बिल्कुल भी काम नहीं मिला हुआ है, या जो भी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो अंडर एम्प्लॉयड हैं वो आते हैं इसके अंदर. मतलब जिनको काम नहीं मिला है, एक किस्म से आप यही मान के चलिए, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे नॉन वर्कर्स में आ जाएंगे. तो ये भारत की पोजीशन है इस समय पर. तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारा पॉपुलेशन का वो नॉन वर्किंग है. आप देखो इसमें नॉन वर्किंग में क्या आ जाता है, क्योंकि देखो हमारा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारे देश के लिए वो ये है कि हमारी जो 50% जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो लगभग जो महिलाओं की पॉपुलेशन है, वो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो नॉन वर्कर्स में आती है. और यही हमारे को बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या वर्ल्ड IMF है ना, मॉनेटरी फंड है इंटरनेशनल, तो ये सब हमको बोलते हैं हमारे देश के लिए कि जिस दिन भारत की जो है महिलाएं मतलब जो है अच्छा, मतलब उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएंगी, वो उस दिन जो है भारत भी जो है एक बहुत अच्छी कंट्री बनकर उभरेगा, एक इकोनॉमिक स्टेटस भारत का बहुत अच्छा हो जाएगा. तो ये भारत को कहा जाता है. तो भारत का सबसे बड़े ये कमी भी है कहीं ना कहीं. द स्टेट्स विद लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय. तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वर्किंग पॉपुलेशन का, यानी कि मार्जिनल और मेन वर्कर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में है. अमंग द यूनियन टेरिटरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब तो ये एक ही हो गया है यूनियन टेरिटरी, हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट. यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट है. पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसको काम मिला हुआ है, या वो काम की खोज में है. ठीक है ना, तो उसको हम वर्क पार्टिसिपेशन बोलते हैं. शायद मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है ऊपर, इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पर होगा, ये रहा देखो. वर्क पार्टिसिपेशन रेट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स हु आर करंटली एम्प्लॉयड और इन अ सर्च ऑफ जॉब. जो अभी एम्प्लॉयड हैं या फिर जो खोज में हैं, मतलब जॉब की खोज में कर रहे हैं, वो सब हमारे में क्या आ जाएगा, वर्क पार्टिसिपेशन के अंदर वो काउंट होते हैं. यानी कि जो काम कर रहे हैं और जो उसकी खोज में भी है, वो भी किस में आएंगे, वर्क पार्टिसिपेशन में. तो उसके अंदर जो है दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है भारत में हाईएस्ट है पार्टिसिपेशन रेट में. It is understood that in country like India, the work participation rate tends to be higher in the area of lower level of economic development.
देखो ये अंडरस्टूड है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर लेबरर है या कल्टीवेटर है। तो यानी कि जो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम जो है उसका मतलब वो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर है। यानी कि आप देख सकते हो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगी हुई है ना। तो ये है, आगे देखते हैं। सिंस नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म द सबसिस्टेंस और नियर सबसिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो हमारे जो ज़्यादातर जितने भी मैनुअल वर्कर्स हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं, वो सिर्फ सबसिस्टेंस काम कर रहे हैं। यानी सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो अपना जीवन चलाने के लिए ही मतलब जो है काम करते हैं, कि बस इतना है कि रोटी पानी की जो गुजारा हो जाए अच्छे से घर का, उसी के लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस के लिए करते हैं, है ना। तो वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन जो है। तो ये कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन थी हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके बारे में। आगे इसी का अगर अंदर हम देखें तो एक और कॉम्पोजिशन निकल कर आता है, वो क्या है, ऑक्यूपेशन कॉम्पोजिशन। द ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन मीन्स एंगेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज एंड एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो देखो इसमें हमने जब जो हमारी वर्ल्ड की जो बुक है उसमें जब हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो वहाँ हमने प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी में उसको हमने बांटा था, है ना। तो लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरह से नहीं बांटते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो मतलब ये तो सही है कि इसमें कुछ ना कुछ कोई लोग जो है इंडिविजुअल जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई सर्विसेज में काम कर रहे हैं ना, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है ना। तो ये इसका मतलब है ऑक्यूपेशन कॉम्पोजिशन का, ये इसका मीनिंग है। लेकिन जो भारत का जो देखो अब ये जो एक बॉक्स दिया है आपकी बुक में, इसमें भारत का बताया कि भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम कैसे 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली जो है कल्टीवेटर, यानी कि जो किसान जो आते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो आता है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, यानी कि जो मजदूर होते हैं जिनका खुद का लैंड नहीं होता है लेकिन वो सिर्फ लेबर करते हैं, तो वो इसमें आते हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स में। थर्ड है हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स, यानी कि वो इंडस्ट्रियाँ जो अपने घरों में लगाते हैं लोग, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो वो भी किस में आती है, वो थर्ड कैटेगरी में आती है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स। और जितने भी अदर बच गया, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टनरी, क्विनरी सेक्टर, वो सब किस में आ जाता है, वो अदर वर्कर्स में आया था। तो भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है इसको हमने 4 भागों में जो है हमने बांटा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन शोज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स कंपेयर टू सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। तो ये मैंने आपको बताई दिया कि हमारा जो लार्ज प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है इंस्टीड ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। आगे देखते हैं। About 54.6% of total working population are cultivators and agriculture laborers। तो मतलब हमारे जो भारत में जितने भी वर्कर्स हैं उसका 54% या 55% आप कहो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कल्टीवेटर हैं या फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। उसके बचे हुए जितने भी हैं वो सब जो है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि इंडस्ट्री में, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें लगे हुए हैं, या फिर जो है टर्शरी सेक्टर या अदर सेक्टर में लगे हुए हैं भारत की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। वेयर एज 3.8% ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो केवल 3.8% जो है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं। एंड 41.6 आर अदर वर्कर्स इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। और 41.6 जो हैं वो क्या हैं, वो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, ट्रेड में लगे हुए हैं, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड अदर सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज आती हैं। देखो अब इसमें जो है अदर कंट्री वर्कर्स में ही नॉन हाउस होल्ड आ गया, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो घर के अंदर जो घरेलू फैक्ट्रियाँ नहीं होती हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं केवल जो सिर्फ इसी काम के लिए होती हैं, है ना, तो वहाँ वो इसमें शामिल की गई हैं अदर जो हमारे वर्कर्स हैं। तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अदर वर्कर्स में आएंगे। तो ये हमारा टोटल जो है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है भारत का, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है 55% की जो पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर या एग्रीकल्चर लेबरर है, और 3.8% जो है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में लगी हुई है, और 41.6% जो वर्कर्स हैं वो अदर वर्कर्स हैं। और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, उसमें नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड अदर सर्विसेज। तो ये सब आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। As far as the occupation of the country, male and female population is concerned, male workers outnumber female workers in all the three sectors। मतलब अगर हम बात करें मेल और फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें हम देखते हैं कि मेल की जो पॉपुलेशन है हर सेक्टर में फीमेल से ज़्यादा है।
हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे लेबरर का हो, चाहे वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री का हो, चाहे वो अदर वर्कर्स का हो, तो सब में मेल की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन में आती है। द नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर्स इज़ रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर। अगर हम रिलेटिवली बात करें फीमेल के अंदर, अगर हम फीमेल से ही बात करें, फीमेल में से ही, तो वो रिलेटिवली जो फीमेल वर्कर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रही हैं ज़्यादातर। तो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क विमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ये है कि हाँ, रिसेंटली जो है अब एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है जिसमें वीमेन का जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ शोन ए डिक्लाइन ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। देखो जो ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे जो लगे हुए हैं, जो लेबरर्स है, चाहे एग्रीकल्चर लेबरर्स है, चाहे कल्टीवेटर्स हैं, उनका जो परसेंटेज है वो लास्ट डेकेड जो रहा है हमारा 2001 से 2011 का जो डेकेड रहा है, उसके कंपैरिजन में वो पॉपुलेशन कम हुई है। यानी कि हमारा जो अदर सेक्टर है, यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, उसमें ये बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें कमी हुई है प्राइमरी सेक्टर में। तो 54.6% जो है अब 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, वो कल्टीवेटर है या एग्रीकल्चर लेबरर है। आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोपोर्शन रेट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैज़ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज। इसका मतलब यही हो गया कि हाँ, दूसरे सेक्टरों में जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला है, जबकि देखो सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर है वो लगभग जो कांस्टेंट बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मेन बढ़ोतरी हमारी टर्शियरी सेक्टर में हो रही है और ये एक अच्छे साइन है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब ये देखो फार्म टू नॉन फार्म मैंने लिखा है कि बस वही बात है कि अब हम जो है हमारा जो इंक्रीज़ हो रही है, जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो फार्म से नॉन फार्म एक्टिविटी की तरफ हो रहा है। यानी कि फार्म मतलब जो खेत से नॉन फार्म यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसकी तरफ जा रहे हैं, नॉन फार्म की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है ना, तो ये भी इसको कह सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशियल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन। तो स्पेशल वेरिएशन मिलता है वर्क पार्टिसिपेशन में, आपको पता है इस मतलब वेरिएशन है हर जगह पर अलग अलग है। द स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर इन द कंट्री इज़ वेरी वाइड। बहुत बड़ा है एक जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो ये है। For instance, the states like हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैव वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टीवेटर। देखो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसी स्टेट है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है कल्टीवेटर्स मिलते हैं, मतलब जहाँ पे किसान बड़ी मात्रा में है। ऑन द अदर हैंड स्टेट्स लाइक बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एमपी हैव हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर। और जितनी भी ये स्टेट हैं जो ईस्टर्न स्टेट्स आ रही हैं सारी की सारी लगभग, है ना, तो वो सारी की सारी स्टेट्स में जो हमारे एग्रीकल्चर लेबरर हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हैं इस समय पर। तो ये एक मतलब वेरिएशन दिखा रहा है। अभी देखो हिमाचल प्रदेश में सीधी सी बात है, आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसका मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रहता है, लगभग 90 के अराउंड था। तो 90% के आसपास पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। अब रूरल एरिया में क्या करेंगे, वो कल्टीवेटिंग करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर में ही करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप इतना भी इसको लिंक कर सकते हो, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा। आगे देखते हैं। द हाईली अर्बनाइज्ड एरिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बीइंग एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज। और जो हमारी जो अर्बनाइज्ड एरियाज़ हैं, जो हाईली अर्बनाइज्ड एरिया हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, यहाँ पे क्या है, जो हमारा लार्ज प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो किस में है, अदर सर्विसेज में है। तो आप ये क्या बता रहे हो, आप ये रीजनल वेरिएशन बता रहे हो वर्किंग पॉपुलेशन की। दिस इंडिकेट्स नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड farming land but also large scale urbanization and industrialization requiring more workers in non farm activities। तो ये दिखा रहा है कि मतलब केवल ऐसा नहीं है कि फार्मिंग लैंड पर ही जो है मतलब वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जबकि जो है लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी क्या है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इन सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप देखो जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन, मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वहाँ पर भी फार्मिंग लैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लगी हुई है। तो ये आपका टॉपिक था, दोनों जो है हमारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का जो टॉपिक था यहाँ पे पूरा होता है। और इसके बाद जो आता है एक बॉक्स आपको दिया हुआ है, रिलीजियस एंड लैंडस्केप।
तो ये एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ रिलीजन के ऊपर जो हम मतलब अब एक किस्म से जो एक्सप्रेशन है रिलीजियस का उसके बारे में बताया गया कि कैसे हम रिलीजन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपको अगर किसी बच्चे को हम कहें कि ये स्कूल का बच्चा है, तो अगर उसको ड्रेस में खड़ा करें तो वो फॉर्मली हमको लगेगा कि हाँ ये स्कूल का बच्चा। अगर वो ड्रेस टाई वगैरह बच्चे स्कूल की ड्रेस डाल के खड़ा हो जाएगा तो हम उसको फॉर्मली कहते हैं कि स्कूल का बच्चा है ना। इसी तरह से अगर हम किसी रिलीजन को पहचानना तो हम उनके भी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, है ना, और जो उसको मैनिफेस्ट करते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर हैं जो वो दिखाते हैं कि इस धर्म का है। जैसे गुरुद्वारा जो है सिख धर्म को दिखाते हैं, है ना, इस तरह से मंदिर जो है वो हिंदू धर्म को दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन्स ऑन लैंडस्केप इज़ मैनिफेस्टेड थ्रू सैक्रेड स्ट्रक्चर्स, use of symmetries and assemblage of plants and animals, groups of trees for religious purposes। तो देखो ये क्या है कि जो रिलीजन्स का जो हम फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो लैंडस्केप पर देखते हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन जो औपचारिक अभिव्यक्ति है धर्म की वो हम किस पे देखते हैं, लैंडस्केप पर देखते हैं। और जो कि अपने आप को मतलब जो है जो इसमें क्या आता है, इसमें कुछ सेक्रेट स्ट्रक्चर्स आते हैं, है ना। इसमें हम कब्रिस्तान का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ सिमेट्रीज, असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इनका जो ग्रुप होता है प्लांट्स और एनिमल का उनको हम दिखाते हैं। ग्रुप्स ऑफ ट्रीज़, जो पेड़ों के झुरमुट होते हैं उनको हम दिखाते हैं। इन सभी को हम क्या है हम रिलीजियस पर्पसेस में यूज़ करते हैं, इन सभी को ही। और ये सारे क्या है, ये मैनिफेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं एक रिलीजन को वो व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं। सेक्रेड स्ट्रक्चर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। और जैसे सेक्रेड स्ट्रक्चर जो पवित्र जो संरचनाएं हैं ये बहुत फैली हुई हैं भारत में, आप देख सकते हो। द सेक्रेड स्ट्रक्चर्स रेंजेस फ्रॉम इनकॉन्स्पिशियस विलेजेस श्राइन्स विलेज श्राइन टू लार्ज हिंदू टेम्पल। देखो ये जो सेक्रेट जो पवित्र संरचनाएं हैं ये छोटे से विलेज में एक अस्पष्ट जो होता है, मतलब एक जिसको छोटी छोटी गाँव की छोटी छोटी समाधियाँ होती हैं, है ना, वहाँ से लेकर अगर छोटी छोटी समाधियाँ लगा लो, कोई छोटा छोटा तीर्थ स्थल होता है गांव का, कोई कुंड होता है जिसमें लोग जाते हैं, कोई मेला लगता है, तो उस छोटे से विलेज के जो कि पूरा स्पष्ट नहीं होता कि वो किस धर्म का है, कैसे है, क्या बन रहा है, तो वो जो पूरा स्पष्ट नहीं है, वहाँ से लेकर और बड़े बड़े हिंदू टेम्पल तक, है ना, और बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद और बहुत सजावटी जो हैं जो गिरजाघर हैं, बड़े बड़े गिरजाघर, और ये क्या हैं लार्ज मेट्रो सिटी में मिलते हैं जो, तो मतलब गांव से लेकर लार्ज मेट्रो सिटीज़ तक हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इस तरह के सेक्रेट स्ट्रक्चर्स। और ये दिस टेम्पल्स, मस्जिद, गुरुद्वाराज, मोनेस्ट्रीज एंड चर्च डिफर इन साइज फॉर्म। और ये जो जितने भी सेक्रेट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये गुरुद्वारा, मस्जिद, टेम्पल्स, मठ हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गई, और चर्च, गिरजाघर हो गए, ये सब जो है साइज़ में डिफरेंट है, मतलब इनका साइज़ डिफर होता है एक दूसरे से, साइज, आकार और जो होता है ना, साइज़ और फॉर्म दोनों ही डिफरेंस होते हैं। स्पेस और यूज़, किसी भी स्थान और इसका उपयोग जो है वो भी अलग अलग होता है। एंड डेंसिटी, इनकी संख्या भी अलग होती है, इनकी जो घनत्व होता है वो भी अलग अलग होता है। किसी की जैसे हिंदू टेम्पल हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उनकी डेंसिटी भी अलग अलग मिलती है। वाइल एट्रीब्यूटिंग ए स्पेशल डायमेंशन टू द टोटल लैंडस्केप ऑफ द एरिया, जबकि ये जो क्या है एक स्पेशल डायमेंशन है ना, टू द टोटल लैंडस्केप ऑफ द एरिया। जितने भी लैंडस्केप पर जितने भी मतलब स्ट्रक्चर बने हुए हैं तो ये एक स्पेशल लैंडस्केप होते हैं, है ना, इनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल डायमेंशन होता है। देखो अब जो ये एक गुंबद के रूप में होते हैं, टॉम शेप में होते हैं, है ना, तो मंदिर किसी तरह से होता है ना, मस्जिद किसी प्रकार का होता है, चर्च का कुछ और शेप होता है, अलग अलग डायमेंशन होते हैं सबके। तो ये सब दिखाते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को, ये जो है किसी के रिलीजन को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये दिया हुआ है मतलब कि प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। तो देखो जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये एक जो हमारा कैंपेन है इसको लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब इसका मेन मुद्दा यही है कि जो जेंडर गैप है उसको ख़त्म करना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो उसके लिए जो है
मतलब ये क्यों जो है उन्होंने ये इसको लाए थे सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए बहुत सारी सिचुएशन उनके सामने आई थी, बहुत सारी समस्याएं उन्होंने देखी थी और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन लॉन्च किया था। अब वो इसमें हम वो समस्याएं ही पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ये मजबूर कह सकते हैं, एक अच्छा कदम उठाया, मजबूर नहीं कहेंगे इसको, एक अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चलाया, ताकि जिससे जो 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 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाएगा, है ना, जो डिफरेंस है वो कम हो जाएंगे, तो उसके लिए चलाया था। अब देखो आगे इसमें पढ़ लेते हैं पूरा इसको। द डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी इनटू मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इज़ बिलीव टू बी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल। अच्छा देखो, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर में हम नेचुरली और बायोलॉजिकली हम इसको बांटते हैं, ये तो सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से अलग अलग विशेषताएं रही होती हैं मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर की, तो नेचुरली इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और उसको हम बायोलॉजिकल वे में उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, एक किस्म से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बट इन रियलिटी देर आर सोशल कंस्ट्रक्ट एंड रोल्स असाइंड टू इंडिविजुअल। देखो अब इसमें रियलिटी में क्या है कि कुछ ना कुछ जो है इनको कुछ सामाजिक कंस्ट्रक्ट इनको कर दिया जाता है। देखो जैसे कुछ इनकी अलग अलग भूमिकाएं तय कर दी जाती हैं। तो मतलब इंडिविजुअल्स की जो है भूमिकाएं जो हैं, जो उनके रोल हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं फिक्स किए हुए हैं कि भाई ऐसे देखो, जो ये इसी को फिर बाद में क्या होता है कि सोशल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे जितने भी समाज होते हैं, है ना, जो घर होते हैं लोग, वो लोग इसको फिर जो है रीइंफोर्स करते जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, और यही जो है हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंस का जो डिफरेंस का है या फिर उसका रूप ले लेता है, सोशल डिफरेंस का रूप ले लेता है। कैसे? जैसे देखो, जैसे क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि फ़ीमेल का काम तो घर का काम करना होता है, कि फ़ीमेल जो होती हैं वो घर का काम करें, जो महिलाएँ होती हैं वो घर का काम करें, पुरुष जो है वो अपना कमाने के लिए जाएंगे, तो वो पुरुष ये काम करेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, जितने भी स्कूल्स हैं जो बनने लगते हैं, जो वो इसके ऊपर बढ़ावा देने लगता है। स्कूल शुरू में कैसे खुलते हैं, स्कूल भी किसके लिए खुलते हैं, वो लड़कों के लिए खुलते हैं, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं खुलते हैं। तो ये फिर ये चीज़ें जो है वो पक्की होती जाती हैं और अल्टीमेटली फिर क्या हो जाता है, बाद में फिर डिफरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये उसका फिर बाद में रूप लेते हैं। तो ये देखिए जैसे इसमें दे रखा है, कॉन्सिक्वेंटली दिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिकम द बेसिस ऑफ सोशल डिफ्रेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन्स। मतलब यही जो है फिर बाद में क्या होता है कि एक जो होता है जो भेदभाव का रूप ले लेता है ना, एक असमानता का रूप हो जाता है, सामाजिक असमानताएं हो जाती हैं, भेदभाव हो जाते हैं, अलगाव पैदा हो जाता है। तो बस वो लोग जो है उनसे हट के चलना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर वो क्या हो जाता है, उसी चीज़ को फिर वो रीइंफोर्स कर दिया जाता है बाद में। द एक्सक्लूजन ऑफ over half of the population becomes a serious handicap to any developed and civilized society। मतलब आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को आप हैंडीकेप कर दो, यानी कि उसको वो कोई काम ही नहीं करे। जैसे आधी यहाँ पे मतलब किससे है, यहाँ पे महिलाओं से मतलब है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कोई मतलब सिर्फ घर में रहती है, उसको पर्दे के पीछे रखा जाता था, है ना। तो इस तरह से अगर हम कर देंगे तो क्या होगा कि पूरी सोसाइटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो हैंडीकेप हो जाएगी, वो बिल्कुल अंडर डेवलप हो जाएगी, अनडेवलपमेंट में आ जाएगी, है ना। तो इट इज़ अ ग्लोबल चैलेंज विच हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द UNDP व्हेन इट मेंशन दैट। देखो ये एक ग्लोबल चैलेंज बन गया है। अब ये आज के समय पे ये समस्या केवल किसी एक देश की नहीं रही है, ये ग्लोबली चैलेंज है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है, अफ्रीका की बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, है ना, जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, या फिर एशिया की भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो है अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको नहीं दिए गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं फिर बाद में UNDP ने इसको एक्नॉलेज किया और उन्होंने मेंशन किया, इफ़ डेवलपमेंट इज़ नॉट एनजेंडर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड। अगर डेवलपमेंट में मतलब सभी शामिल नहीं हैं, मतलब मेल और फीमेल सभी शामिल नहीं है, सभी जेंडर शामिल नहीं है, तो वो क्या है, वो खतरा है, इट इज़ एंडेंजर्ड, तो वो खतरे में है ना। तो ये 1995 में जो उनकी HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उनके अंदर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी 1995 में। डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पर्टिकुलर इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये क्राइम है, चाहे वो मतलब किसी जेंडर के खिलाफ हो, चाहे वो जनरली डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो किसी कास्ट के, किसी रिलीजन के आधार पर, तो वो क्या है, एक अपने आप में ह्यूमैनिटी का कत्ल है, किस्म से क्राइम है ना। all efforts need to be made to address the denial of opportunity of education। ये सारा जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये सारा क्या एड्रेस कर रहा है कि ये जो कमियां हैं, जो उन कमियों को एड्रेस कर रहा है। कौन सी कमियां हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो हमारा
जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे कैबिनेट में देख लो या फिर हमारे जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें कितनी महिलाएं चुनकर जाती हैं, मतलब हमारी पार्लियामेंट में, तो बहुत कम प्रतिशत है भारत का इस मामले में। और ये बहुत मुद्दा उठता है, हमेशा कई बार उठता है कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, चाहे लो वेजेस फॉर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, है ना, कि भाई जो समान काम के लिए महिलाओं को कम मिलता है जबकि पुरुषों को उनसे ज़्यादा मिलता है समान काम के लिए। तो डिसरिगार्ड टू देयर एंटाइटलमेंट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, तो मतलब ये कहीं ना कहीं उनको डिसरिगार्ड करता है ना, उनको एक डिग्निफाइड एक सम्मान सही जो जीवन जीने के लिए उनको कहीं कहीं नीचा दिखाता है, किस्म से आप ये कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारी कमियों को ही एड्रेस करता है, ये सारी चीज़ें जो ऊपर एड्रेस की गई हैं, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है महिलाओं के लिए जहाँ तक है। और आगे देखते हैं, सोसाइटी विच फेल्स टू एक्नॉलेज एंड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू रिमूव सच डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी एक सोसाइटी जो है वो इस तरह के जो इफेक्टिव मेजर्स लेने में, मतलब इसके खिलाफ जो इतना डिस्क्रिमिनेशन है इनके खिलाफ अगर कोई सोसाइटी नहीं उनको एक्नॉलेज करती है, उसके लिए कोई अच्छे मेजर्स नहीं लेती है, कुछ अच्छा काम नहीं करती है, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिविलाइज्ड वन, तो उसको हम सभ्य नहीं कह सकते उस सोसाइटी को, वो सिविलाइज हम उसको नहीं मान सकते। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ड्यूली एक्नॉलेज्ड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अच्छे से इसको जो है एक्नॉलेज किया है, और इसके साथ ही साथ इसके जो इम्पैक्ट हैं उनको भी इसने देखा है, ना केवल इसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ ये समस्या है, बल्कि उसके लिए जो है उसके इम्पैक्ट को भी महसूस किया है डिस्क्रिमिनेशन के। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नया लॉन्च किया है जो नेशनल वाइड जो कैंपेन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक कैंपेन लॉन्च किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक कैसे जो है जो जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोट हुई है ना, और इंडिया ने जो है इसको लॉन्च किया, तो आपसे पूछ सकता है, तो ये सारा आपको उसके अंदर जो है एक अच्छे से बना के लिखना होगा। आपको जहाँ तक है समझ में आ गया होगा, बस इसको आपको लिख देना है अच्छे से इस तरह से। अब आगे देखिए, जहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, एक ये न्यूज़पेपर्स की कुछ हेडलाइंस दी गई हैं, इंडिया की मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या पोजीशन है, तो उस हिसाब से बहुत सारी जिसमें वो दी गई हैं कि मतलब जेंडर गैप में क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा रैंक है, तो ये सब दिया गया। तो मैंने एक अलग सा लिख दिया है आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेते हैं, हल्का सा इसको नज़र मार लेते हैं। जो GDI यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें भारत का जो रैंक है साउथ एशियन कंट्री में, अगर श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो सबसे अच्छा रैंक है भारत का। मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये सब आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ किस में आती है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में आती हैं। तो श्रीलंका को छोड़ दे तो भारत का जो रैंक है वो अच्छा है, लेकिन चाइना का जो रैंक है वो भारत के साउथ एशियन कंट्रीज़ से सबसे अच्छा है। तो देखो इंडिया का जो रैंक है 96 रैंक पे आया था भारत, 170 देशों में 177 जो कंट्रीज़ हैं उनमें भारत का 96 रैंक था, और श्रीलंका का 68 रैंक था, जबकि चाइना का इसमें 64 रैंक था। तो जेंडर जो डेवलपमेंट हुआ है वो भारत में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तभी भारत जो है श्रीलंका से भी पीछे रह गया, और चाइना से तो बहुत पीछे हो ही गया। तो आगे देखते हैं वीमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो भारत की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है वीमेन का, तो इंडिया का 9.2% है, श्रीलंका का 4.1, भारत से भी कम है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, 20.4% महिलाएं उनकी पार्लियामेंट में रहती हैं, तो यानी कि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अच्छा है पाकिस्तान का। और बांग्लादेश का जो है 14.8 है, ये भी भारत से कहीं अच्छा है, भारत से भी अच्छा है। आगे देखते हैं फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भारत की जो महिलाएं हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है। इंडिया की 65.3 ईयर, मतलब भारत की जो महिलाएं एवरेज 65 वर्ष जीती हैं, बांग्लादेश की 64 है, और श्रीलंका की 71 है, तो इसमें भी भारत से श्रीलंका ऊपर है कहीं ना कहीं। अडल्ट फीमेल लिटरेसी रेट, जो अडल्ट फीमेल होती है उनकी लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो भारत की 47.8% जो अडल्ट फीमेल हैं वो लिटरेट हैं इस टाइम पे, और जबकि ये बेटर है पाकिस्तान और नेपाल से। लेकिन श्रीलंका का जो है वो ऑलमोस्ट डबल है इंडिया से, जो अडल्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। ग्रॉस वुमेन एनरोलमेंट इन स्कूल, मतलब जो वीमेन का जो एनरोलमेंट है स्कूल के अंदर, उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया में 58% है, और ऐसा ही बांग्लादेश में भी है। अर्नड इनकम अगर बात करें वीमेन की, कितना औरत कमाती है, PPT मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी कितनी है एक फीमेल की भारत में, तो इंडिया में एक $1471 है, श्रीलंका में भारत से डबल है, चाइना में भारत से ट्रिपल है, और नेपाल पाकिस्तान की भारत से भी कम है, यानी कि $1000 से भी बिलो है उनकी
फीमेल इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडिया 34%, और 34% जो वीमेन है हमारी भारत की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है। तो देखो हमारा बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में है ही नहीं। और श्रीलंका में जो है मतलब 100% अगर महिलाएं हैं तो उसका केवल 34% महिलाएं भी, यानी कि आधी से भी कम महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं। अगर भारत की अगर 70 to 80% महिलाएं काम करने लगे तो भारत एक बहुत अच्छी स्टेज में आ जाएगा, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ जाएगी। और श्रीलंका की 35% है, बांग्लादेश की 52.9% है, नेपाल की 49.7% है। तो ये कुछ डेटाज थे जो इस डायग्राम में दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस जितना ऊपर करवाया है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैप्टर था पूरा का पूरा, और कुछ एक अच्छा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, और ठीक है। तो आज के लिए पूरा हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की भी हम अब जल्दी से ही मैं वीडियो डाल दूँगा उसके लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।